अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मैं अभी तक बेऔलाद थी क्योंकि मेरा शौहर बाँझ था। शौहर की इज़्ज़त की खातिर मैं खामोश रही थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे शौहर की दूसरी शादी करवा दी। मुझ पर आसमान टूट पड़ा जब मेरी सौतन 1 माह के बाद ही हामला हो गई। शौहर भी परेशान था। फिर एक रात मैं सौतन से कहने लगी, "सच सच बताओ कि ये बच्चा किसका है, वरना मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊँगी।" वो रोते हुए कहने लगी, "अगर सच जानना है तो कल रात खुद ही देख लेना।" जैसे ही मैं उसके कमरे में गई तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। उनके कमरे में शौहर नहीं बल्कि तारिक मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसकी माँ भी मेरे बाइज़्ज़त के चाहते ना तक थी। मगर उनके दिल में औलाद की शदीद ख़्वाहिश थी, जिसका ज़िक्र वो मुझसे बहुत बार कर चुकी थी। औलाद की ख़्वाहिश भला किस माँ-बाप को नहीं होती। मैंने भी तारिक से बहुत बार इस बारे में बातचीत की थी और आखिरकार वो मेरी बात मानकर डॉक्टर साहब के पास चल ही पड़ा था। मगर डॉक्टर साहब की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि बाँझ मैं नहीं बल्कि तारिक को खुद था। मैंने तारिक को बहुत समझाया था कि वो इस बारे में अपनी माँ को बता दे, क्योंकि उसकी माँ तो मुझे ही ताने देती रहती थी। मगर तारिक ना माना था और उसकी माँ ने तारिक की औलाद देखने के लिए उसकी दूसरी शादी कर डाली, क्योंकि उसको ये लगता था कि कमी मुझ में थी। मैं मजबूर थी, बेबस थी, लाचार थी। इसलिए मैं भी चुपचाप खामोशी से सब कुछ देख रही थी और तारिक की दूसरी बीवी मेरी सौतन बनकर मेरे घर पर आकर राज करने लगी थी। मैं इसलिए खामोश थी कि एक ना एक दिन हकीकत सबको मालूम हो ही जाएगी। मतलब उस रोज़ मैं हैरान और परेशान रह गई तब तारिक की दूसरी बीवी ने सबको ये खुशखबरी सुना डाली कि वो माँ बनने वाली है। मुझे उसकी ये बात किसी तौर पर भी हज़म नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने उसकी रिपोर्ट्स चेक की। वो भी बिल्कुल ठीक थी, तो ये बता रही थी कि वो सच में माँ बनने वाली थी। मगर मैं हकीकत जानना चाहती थी कि आखिर झूठ कौन बोल रहा था। क्या वो तारिक था जो मुझसे झूठ बोले जा रहा था, या वो उसकी दूसरी बीवी थी जो सब घर वालों से झूठ बोल रही थी। उसकी दूसरी बीवी मुझे कहने लगी कि अगर तुम सच जानना चाहती हो तो रात को मेरे कमरे में आ जा। और मैं डरते-डरते उसके कमरे में चली गई थी। मगर जब मैंने उसके कमरे में, मेरा नाम सदफ है, मेरा ताल्लुक बस्ती सिंध से था, जहाँ मैं अपने बूढ़े माँ-बाप के साथ रहती थी। मेरी अम्मा जान एक सादा-सी देहाती औरत थी और अब्बा जान किसी की ज़मीनों पर ठेके का काम किया करते थे। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो मेरे सारे लाड उठाते थे। मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, मगर हमारे गाँव में लड़कियों की तालीम के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं था, इसलिए मेरा पढ़ने का शौक दिल में ही रह गया था। हमारा गुज़ारा ठीक-ठाक हो जाता था, मगर जब घर की ज़रूरियात कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगे तो अम्मा जान ने भी गाँव के कुछ घरों में सफाई-सुथराई का काम शुरू कर दिया था, ताकि वो घर की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में अब्बा जान की मदद कर सके। अम्मा मेरे पढ़ाई के शौक से भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थी, इसलिए वो जिन घरों में सफाई-सुथराई का काम करती थी, उन घरों के बच्चों की पुरानी किताबें अक्सर मेरे लिए ले आया करती थी और मैं उन्हीं किताबों में रंग-बिरंगे आकर अपना दिल बहला दिया करती थी। अब्बा जान जिन लोगों की ज़मीनों पर काम करते थे, वो भी बहुत ज़्यादा मेहरबान थे और हमारी बहुत मदद कर दिया करते थे। मतलब अन्न लगाकर उड़ने लगा था और मैं जवान होने लग गई थी। तब अम्मा अब्बा को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी और उन्होंने मेरे लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता ढूँढना शुरू कर दिया था। अम्मा अब्बा की शदीद ख़्वाहिश थी कि वो मुझे भी अपने पास ही किसी गाँव में ब्याह कर रुख़सत करते थे। बहुत अरसे तक वो मेरे लिए किसी मुनासिब रिश्ते की तलाश में रहे थे। मगर मेरी निकलती उम्र निकलती चली जा रही थी और उनको कोई मुनासिब रिश्ता ही नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन उनको साजिद नाम का रिश्ता पसंद आ ही गया था। मेरी मंगनी हो गई थी और शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि अब्बा जान मुझे जल्द अज़ जल्द घर से रुख़सत कर देना चाहते थे, क्योंकि गाँव के लोग बहुत कम उम्र में ही अपनी लड़कियों को ब्याह देते थे। मैं बहुत खुश थी और अपनी शादी के वो ख्वाब देखने लग गई थी, जो हर लड़की देखती है। जब मेरी रुख़सती का दिन करीब आने वाला था, तब अब्बा जिन लोगों की ज़मीनों पर काम करते थे, उन्होंने अब्बा को साजिद के बारे में वो भयानक हकीकत बता डाली, जिसके बाद अब्बा जान ने मेरा साजिद के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था। लोगों से हमें ये मालूम हुआ था कि साजिद एक शराबी लड़का था और कभी-कभी जुआ भी खेलता था। अब्बा जान मुझे किसी शराबी के हवाले करने को बिल्कुल भी तैयार न थे। अभी मेरी शादी की तैयारियां रुक गई थी और मेरे ख्वाब मेरी आंखों में ही दम तोड़ से गए थे। मैं अपनी मंगनी के टूटने का सुनकर बहुत ज्यादा रोने लग गई थी और अम्मा से गिला करने लगी थी कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मगर अम्मा ने मुझे नाशुक्री करने से मना कर दिया था। और फिर उन ज़मीनों के मालिक ने ही मेरे लिए तारिक का रिश्ता बताया था। तारिक का ताल्लुक हमारे करीबी गाँव से ही था और वो अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। तारिक शायद ही एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था, उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। अम्मा अब्बा को भी ये रिश्ता बहुत मुनासिब लगता था और इस रिश्ते की गारंटी तो ज़मीनों के मालिक ने भी खुद के डाली थी कि लड़का बहुत अच्छा था और उसके घर वाले मेरा बहुत अच्छा ख्याल रख सकते थे। तो थोड़ी बहुत छानबीन के बाद अम्मा अब्बा ने मुझे तारिक के साथ रुखसत कर दिया था। तारिक सच में बहुत अच्छा लड़का था और मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसकी माँ भी मुझसे बेहद प्यार मोहब्बत करती थी। तारिक की फैमिली छोटी सी थी, उसके घर में सिर्फ उसके माँ बाप ही थे, जिनके साथ सारा दिन वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता था। शुरुआत में तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ था कि मैं अपने माँ बाप के घर से रुखसत होकर चली आई थी। इस घर में मेरी हर ज़रूरत और आराम का खास ख्याल रखा जाता था। मगर जब मेरी शादी को तकरीबन 1 साल होने वाला था, तब मेरे सास मेरे पास चली आई और मुझे कहने लगे, "बेटा, तुम हमें खुशखबरी कब सुनाओ?" मैं उनकी बात सुनकर बस क्षमा कर रही थी। जब मैंने इस बारे में तारिक से बातचीत की, तो वो मुझे कहने लगा कि अभी इतनी जल्दी भी क्या है? आखिर अभी हमारी शादी को अरसा ही कितना हुआ था? मतलब उसकी माँ हर दूसरे दिन मुझ पर ही ये ज़ोर डालने लग गई थी कि उनको अपनी पोती या पोता देखने का बहुत जल्द देखना है। जब मैंने इस बारे में तारिक से बातचीत की, तो उसने मुझे एक बार फिर से दिलासा दे दिया। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता चला जा रहा था, मेरे दिल में भी गुलाब की शदीद ख़्वाहिश जन्म लेने लग गई थी, क्योंकि तारिक खुद तो सारा दिन घर से बाहर मसरूफ़ रहता था। मैं घर में अकेली खाली घरों की दीवारों को तकती रह जाती थी। आखिरकार तारिक ने मेरी बात मान ही ली थी। जब हमें कोई भी उम्मीद नज़र न आई, अब हमने फैसला कर लिया था कि हम किसी डॉक्टर से रुजू करेंगे कि आखिर मसला क्या था। हम दोनों एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर साहब के पास मशवरे के लिए चले गए थे। डॉक्टर साहब ने हम दोनों का बहुत अच्छी तरह से मुआयना किया था और फिर उसने हमें वो खबर सुनाई जो मुझ पर बिजली बन करके गई थी। डॉक्टर साहब की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जब उसने बताया था कि कमी मुझ में नहीं, बल्कि तारिक में थी। उसने मुझे साफ-साफ कह दिया था कि तारिक कभी भी बाप नहीं बन सकता था, बल्कि वो बारिश था। ये खबर तो हम दोनों पर जैसे क़यामत बनकर टूटी थी। वो असर जो मैं 2 सालों से अपने दिल में लिए बहती हुई थी, मुझे एहसास हो गया था कि वो असर हमेशा-हमेशा
मेरे दिल में ही रहेगी। मैं उसको कभी भी पूरा होता हुआ नहीं देख सकूंगी, क्योंकि मेरा शोहर कभी कोई बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता था। तारिक ने भी जब ये खबर सुनी तो कुछ लम्हे के लिए वो भी साकित हो गया था। तारिक ने अपने माँ बाप को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि उसकी माँ अक्सर मुझसे पूछती रहती थी कि मैं उनको खुशखबरी कब सुना रही हूँ। मेरा दिल बैठ जाता था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि मैं उनको किस तरह से बताती कि वो खुशी अपनी सारी जिंदगी में नहीं देख सकते थे, क्योंकि उनका बेटा बच्चा पैदा ही नहीं कर सकता था, और उसकी वजह से मैं भी सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसने वाली थी। तारिक मुझसे बेशक बहुत प्यार मोहब्बत किया करता था, मगर मेरे दिल में जो औलाद की शदीद ख्वाहिश थी, मैं उससे दूर नहीं रह सकती थी। तारिक खुद तो सारा दिन अपने काम से बाहर रहता था, मदरसा लेकर मुझे काट खाने को तोड़ता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपनी तन्हाई का साथी किसको बनाती। मुझे रह रहकर तारे की कमी पर रोना आता था। जब काफी अरसा गुजर गया और तारे के माँ बाप को कोई खुशखबरी ना मिले, फोन को लगने लगा कि शायद मैं आएगी। उन्होंने मुझे तारे के सामने बहुत बार बाज होने का ताना दिया था, मगर तारे जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था वो एकदम से बदल गया था। और कभी भी अपने माँ बाप को ये नहीं बता सका था कि बाज मैं नहीं, बल्कि वो खुद ही था। मैंने तारे से बहुत बार गिला शिकवा किया था, मतलब वो हर बार मेरे सामने शर्मिंदा सा हो जाता और मुझे क्या देता कि मेरे बाप को मुझसे बहुत सी उम्मीदें हैं, इसलिए मैं उनको सच ना बताऊं। मैंने तारे से बहुत बार कहा था कि वो घर जल्दी आ जाए करे, क्योंकि खाली घर में मेरा दम घुटता सा जाता था। तारे के घर में मौजूद होने से मुझे कुछ तो हौसला हो ही जाता था। उसकी मौजूदगी में भी उसकी माँ मुझे ताने देने से बाज ना आती थी। कि आखिरकार एक दिन थक हार कर उन्होंने मुझसे कह ही दिया था, कहते मैं उनको औलाद की खुशी नहीं दे सकती थी तो उनको साफ साफ बता क्यों नहीं देती थी। मैं बेबस थी, मजबूर थी, लाचार थी। मैं आखिर अल्लाह उनको क्या जवाब देती। अब मुझे कहने लगे, अगर तू हमें ये खुशी नहीं दोगी तो हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर डालेंगे, क्योंकि हम तुम्हारी वजह से सारी जिंदगी इस खुशी से महरूम नहीं रह सकते। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। मुझे लगता था कि शायद तारक अब मेरी हमायत में कुछ बोल देगा और सबको सच बता डालेगा, मगर वो भी चुपचाप खामोशी से सारा तमाशा देख रहा था। और इस तरह मेरी शादी के 5 साल के बाद मेरे शोहर की दूसरी शादी कर दी गई थी, और मैं कुछ भी ना कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास कुछ बोलने का फायदा भी न था। नहीं, उल्टा वो मुझे ही घर से निकाल देते, और मैं अपने बाप पर बुढ़ापे में बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी तो पहले ही एक मंदी खत्म हुई थी, अगर तारिक भी मुझे छोड़ देता तो मैं कहाँ जाती। आज जैसा भी था, मेरा ख्याल तो बहुत रहता था। उसके साथ मैं 2 तक योटी की इज्जत के साथ खा पी रही थी, और एक छत के नीचे महफूज हाथों में भी थी। अगर उसके माँ बाप को लगता था कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करके अपने अरमान पूरे कर सकते थे, तो मैंने उनको रोकना मुनासिब समझा ही नहीं था। और सोनिया मेरी स्वतन बनकर मेरे ही घर में चली आ गई थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं तारिक की माँ को सारी हकीकत बता देती कि पांच मैं नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा ही था, जिसकी वो जितनी चाहे शादियां करवा देती और कभी बाप बन ही नहीं सकता था। अतः तारिक मुझे हर बार खामोश करवा देता था। सोनिया के आने के बाद भी उसका रवैया मेरे साथ नहीं बदला था, बल्कि वो मेरे साथ वैसा ही था जैसा कि सोनिया के आने से पहले, जबकि सोनिया मुझसे काफी चिढ़ती थी। लेकिन इसने बहुत जल्द तारिक की माँ के दिल में घर कर लिया था। सोनिया इधर आते ही जैसे तारिक की माँ को एक नई जिंदगी मिल गई थी। वो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमती फिरती रहती और उसका हर काम अपनी हाथों से किया करती, और उसके आराम और सुकून का पूरा ख्याल रखती, और मुझे वो हमेशा नजरअंदाज करती थी, जैसे मैं इस घर में कोई गैर जरूरी चीज थी। सोनिया भी खूब अदाकारी करती और मुझ पर ताने कसने का कोई भी मौका हाथ से जाने न देती थी। सोनिया मेरे साथ वही नरम रवैया रखता था, मगर मुझे ये सुकून आजी महसूस होने लगा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता चल गया, तारिक की माँ को लगने लगा कि शायद सोनिया भी माँ नहीं बनने वाली थी। उनके चेहरे पर मायूसी के आसार नुमाया होने लगे थे। तो पहले तो सोनिया तो तसल्लियां देती रही, मगर जब 1 साल होने वाला था तब एक दिन अचानक सोनिया ने मेरे सर पर धमाका कर दिया था, जब उसने सबको ये खुशखबरी सुना डाली कि वो माँ बनने वाली है। सोनिया को जबकि मौका मिलता वो मुझे नीचे दिखाने की बहुत कोशिश करती थी और मुझ पर जताती थी कि वो माँ बन सकती है, जबकि मैं बहुत ज्यादा हैरान और परेशान थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। तारिक भी शौक था, मगर वो उससे सोनिया तो कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं और तारिक ही जानते थे कि कमी तारिक में ही थी। तारिक ने इस बारे में सोनिया को कुछ भी नहीं बताया हुआ था। मैं और सोनिया को हैरान और परेशान रहे कि आखिर मुआवजा हो कैसे क्या था। मैंने सोनिया से बहुत बार पूछा था कि वो सोनिया से इस बारे में बातचीत करके पूछे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मगर तारिक को न जाने किस बात का डर था, खौफ था। उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वो सोनिया से कुछ भी नहीं पूछेगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरानी होती थी। आखिर वो सोनिया से बात पूछते हुए इतना डरता क्यों था, मगर वो हर बार मुझे किसी बहाने से टाल देता और कहता कि वक्त आने पर मैं खुद ही मालूम करवा लूंगा कि आखिर को माजरा क्या था। तबकि दूसरी तरफ तारिक की अम्मा सारे मोहल्ले में खुशी से मिठाइयां बांटती फिर रही थी, और हर एक मुझे खुशखबरी सुनाती फिर रही थी कि बहुत जल्द उनके घर को आने वाला था। मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सोनिया ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था, और तारिक की माँ की आंखों पर तारा बन बैठी थी। मैंने सोनिया पर नजर रखना शुरू कर डाली थी ताकि हकीकत को जान सके। मैंने ये ध्यान रखना शुरू कर दिया ताकि अब वो डॉक्टर साहब के पास चेकअप के लिए जाएगी, ताकि सारी हकीकत खुलकर सामने आ सकती। मगर सोने की पोस्ट देखकर मेरे तो पसान ही खता हो गई थी। वो झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि वो तो सच में माँ बनने वाली थी। मैंने इस बारे में माँ से बात की थी कि आखिर ये सब कैसे हो गया था। मुझे ये डर था कि तारिक ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला था, कहीं वो वकील तो नहीं चाहता था कि उसकी दूसरी शादी भी हो जाए, इसलिए उसने मेरे साथ ही सारा ड्रामा रचाया था। लेकिन तारिक भी मेरी तरह ही हैरान और परेशान था। वो मुझे कसमें खा खा कर यकीन दिला रहा था कि उसने मुझसे झूठ नहीं बोला था। मुझे अपने शोहर की बेबसी पर बहुत रोना आया था। मैं सोचने लगी थी कि तारे को इतना बड़ा झूठ बोलने की भला क्या जरूरत थी, उसका तो झूठ से कोई फायदा होने वाला भी नहीं था। अब मुझे सोनिया पर शक होने लगा था कि आखिर वो ऐसा झूठ क्यों बोल रही थी। मैं सोनिया से भी लड़ने झगड़ने लगी थी कि आखिरकार वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही थी। ये झूठ बोलकर उसको आखिर क्या मिलने वाला था। अब सोनिया था भैया मेरे साथ कुछ नरम सा हुआ था, और वो मुझे कहने लग गई थी कि मैं तो बहुत देर से इसके इंतजार में थी कि तुम मेरे पास खुद चल के आओ और इस झूठ के बारे में पूछो, क्योंकि जबकि मैंने ये खुशखबरी सुनाई थी तो सबसे पहले तुम्हारे चेहरे के आसार बदले थे, और मैं खूब जान रही थी कि तुम्हें मालूम था कि मैं झूठ बोल रही थी। मतलब वो मुझे कहने लगी, तुम सच सच जानना चाहती हो तो रात को मेरे कमरे में आ जाना। मैं उससे बहुत बार इसरार किया था कि वो मुझे हकीकत बता दे, और वो बार बार मुझे यही कह रही थी कि वो मुझे हकीकत बताने से ज्यादा हकीकत दिखाने पर यकीन रखती थी। मैं तो कब जाने गई थी कि सोनिया माँ बनने वाली नहीं थी, और आखिर मुझे अपने कमरे में बुलाकर क्या दिखाना
चाकी थी, मैंने वो दिन बहुत बेचैनी से गुजारा था और जैसे ही रात हुई तो मैं सोनिया के कमरे में पहुंच गई थी। जब मैं उसके कमरे में पहुंची थी तो सामने का मंजर देखकर मैं ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे गोला गई थी, क्योंकि उस वक्त सोनिया के कमरे में मेरे शौहर के अलावा एक दूसरा आदमी भी मौजूद था जिसको मैं नहीं जानती थी। पहले तो मैं ये सोचने लगी थी कि अगर तारिक रात के उस पहर ना होते तो मेरे कमरे में था और ना ही सोनिया के कमरे में, तो फिर आखिर को वो कहा था और सोनिया के पास मौजूद वो आदमी कौन था जो सोनिया को कुछ फायदे में पकड़ा रहा था। मैं खामोशी से चुपचाप सब कुछ देखती रह रही थी। जैसे ही वो अनजान आदमी सोनिया के कमरे से चला गया, अब सोनिया ने मुझे आवाज दी और कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे देख रही हो, अब सामने को आ जाओ और मेरे हाथ में तो ये फाइल है, आकर खुद ही इसको देख लो। क्या तुम हकीकत को नहीं जानना चाहती? मैं डर गई थी कि कहीं सोनिया कोई नाजायज काम तो नहीं कर रही थी। अब सोनिया ने वो फाइल मेरे हवाले की थी जो अनजान आदमी उसको देखकर चला गया था, और उस फाइल को देखकर सारी की सारी हकीकत मेरी समझ में आ रही थी। सोनिया आखिर क्या करना चाहती थी? इस फाइल में दो तरह की रिपोर्ट्स थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव रिपोर्ट सोनिया की अपनी थी और पॉजिटिव रिपोर्ट पर किसी और औरत का नाम लिखा हुआ था। फिर सोनिया ने मुझे उन दोनों के अलावा एक और रिपोर्ट दिखाई थी जिसके ऊपर सोनिया का अपना नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मैंने सोनिया से पूछा आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी, आखिर वो सब घर वालों से झूठ क्यों बोल रही थी। अब मुझे कहने लगी कि तारिक ने तो उसके साथ वो ताल्लुक कायम किया ही नहीं था जो एक मियां बीवी के दरमियान होता है। लेकिन जब तारिक को ये खबर मिल गई थी कि सोनिया हमला है तो तारिक खामोशी से खड़ा रहा था और इसी बात ने सोनिया को उलझा दिया था। उसको लगा था कि शायद तारिक इस बारे में उससे खुद ही बातचीत करेगा, मगर वो तो बिल्कुल ही खामोश हो गया था। सोनिया ने सिर्फ इतना ही कहा था बल्कि वो मुझे मजीद ये भी बताने लग गई थी कि वो अक्सर बातों को भी घर से गायब रहता था और उसके पास ही नहीं आता था। वो जब भी उसे पूछती थी तो सोनिया को ये कह देता था तो मेरे पास आया हुआ है, अगर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो जानना चाहती थी कि तारिक झूठ क्यों बोल रहा था। अब मैंने सोनिया को तारिक के बारे में सारी हकीकत बता दी थी और उसको कहने लग गई थी कि बाज मैं नहीं बल्कि तारिक खुद ही था। मतलब वो अपने घर वालों के सामने इस बात का इकरार नहीं करता था और उसकी माँ मुझे ही ताने देती रहती थी, इसलिए उसकी माँ ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसकी दूसरी शादी करवा डाली थी। और मैं खामोश थी। जब हकीकत सबके सामने आ जाएगी तो खुद ही सब सच जान जाएंगे। मेरी बात सुनकर सोनिया एक तंजिया मुस्कुराहट से मुझे देखने लगी थी कि मैं जानती थी कि तारिक झूठ बोला, इसलिए तो मैंने ये सब कुछ करने का सोचा था। मैंने सोनिया से उस अनजान आदमी के बारे में पूछा था जो रात के उस टहर उसके कमरे में मौजूद था। सोनिया मुझे कहने लगी कि वो उसका दूर पास का एक रिश्तेदार था और एक अस्पताल में काम किया करता था। सोनिया ने जानबूझकर उससे अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट दवाई थी तारिक आके वो सारी की सारी हकीकत और जान सके। अभी सोनिया ने फैसला कर लिया था कि वो खुद ही सब घर वालों को हकीकत बताएगी, क्योंकि तारिक ने तो उसका कोई भी हक अदा किया ही नहीं था। उल्टा वो खुद खामोशी से बैठा सारा तमाशा देखे चले जा रहा था और उसकी खामोशी की सजा हम दोनों बेकसूर औरतों को भुगतनी पड़ रही थी। मैंने सोनिया को समझाने की बहुत कोशिश की थी तो ऐसा बिल्कुल भी न करे, मगर वो मेरी बात मानती ही नहीं थी और उसने सब घर वालों को हकीकत बताई डाली थी। इस हकीकत को सुनकर जैसे सब घर वालों को सांप सूंघ गया था और तारिक भी सर झुकाकर खामोशी से चुपचाप बैठा रहा था और सब कुछ सुन रहा था। तारिक की माँ जो पहले मुझसे नफरत करने लगी थी, एक कदम से उसकी आंखों में आंसू आते थे। वो तो हमेशा ही मुझे ही कसूरवार समझती रही थी, अब जब उसको मालूम हुआ कि असल कसूरवार को उसका अपना बेटा था, तब वो मेरे सामने शर्मिंदा होती रहती। अब तारिक की माँ मुझसे माफिया मांगने लगी थी कि इन्होंने मुझे ही समझा था और अपने बेटे के बारे में कभी पूछा भी नहीं था। आज मेरी और तारिक की शादी को कोई 8 साल हो गए हैं। तारिक ने मुझसे बहुत बार कहा है कि मैं उसको छोड़कर अपनी जिंदगी थी, मगर मैं तारिक से सच्ची गैर मोहब्बत करती हूँ और अब मैं सारी जिंदगी उसी के साथ ही रहना चाहती हूँ। अब हमें यतीम खाने से एक बच्चा आवाज गोद लिया है और सोनिया उस इंकशाफ के बाद हुई तारिक को छोड़कर चली गई थी। अब तारिक की माँ को मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी, बल्कि वो तो अभी मेरा ख्याल अपनी बेटियों की तरह ही रखती है, क्योंकि वो खूब जानती है कि मैं बेकसूर होते हुए भी उनके कसूरवार बेटे के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर मर्द अपनी गलती कोई बहुत बड़ा सबक सीखने के बाद ही कबूल क्यों करता है। अगर तारिक आसानी से मान जाता और खुद इकरार कर लेता तो हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलात कभी भी ना आती। मोहतरम नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।